सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पे सकुशल होंगे। तो अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली हम इसमें कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सेक्टर्स को बेसिकली यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज दिया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। इसमें थर्ड पॉइंट्स हैं, लगभग 3 पॉइंट्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ वे पीपल आर एम्प्लॉयड। इसमें 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। एंड थर्ड पॉइंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली जो पॉइंट्स है इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो है उसको देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और सो मेनी पॉइंट्स रिलेटेड दिस। सेकेंडरी सेक्टर जो है इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें आ जाएंगे, इसको बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, जैसे मेक शुगर, अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स के इसमें रिलेटेड एक्टिविटी आ जाएंगी। टर्शियरी सेक्टर थर्ड है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, इंश्योरेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रिगार्डिंग दिस। सो सबसे पहले हम डिस्कस जो करेंगे वो है प्राइमरी सेक्टर। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। और एग्रीकल्चर के साथ इसको हम रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। रिलेटेड इसलिए कि इसमें डेयरी आ जाता है, इसके अलावा इसमें फिशिंग, फॉरेस्ट्री और जितनी भी एक्टिविटी जो नेचर से कनेक्टेड हैं वो सारी आ जाती हैं। सो वाई प्राइमरी, आखिर में इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं, और सेकेंडरी को सेकेंडरी सेक्टर क्यों और टर्शियरी को टर्शियरी सेक्टर क्यों कहते हैं, इसी को इसमें जो डिफरेंशिएशन है बेसिकली इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज कल्ड प्राइमरी सेक्टर बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। इसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं कि ये बाकी जितने सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्ट जो बनते हैं उसका एक तरह से बेस है। सपोज डैट अगर आपको शुगर बनाना है तो इसके लिए शुगर केन की जरूरत होती है। सपोज डैट कॉटन है तो कॉटन जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इससे डिफरेंट तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। थ्रेड से लेकर जितने फाइबर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हम इससे बनाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसका बेस होता है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड पॉइंट देखिए, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। जब हम नेचुरल चीज़ों को बेसिकली एक्सप्लॉइट करते हैं और उसे डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाते हैं तो इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, क्योंकि इस एक्टिविटी में बेसिकली डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड है। जैसे सपोज डेट किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं तो हम सिर्फ उसमें एक्टिविटी के थ्रू इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जितना प्रोसेस है, जैसे प्लांट्स का ग्रोथ है, वो सारा नेचुरल है। इसके लिए वेदरिंग, सनसाइन, फर्टिलाइजेशन ऑफ सॉइल, ये डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो नेचुरली हमें मिलती हैं, इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर है। सो वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में जितने प्रोडक्ट बनाते हैं उसका बेस है, इसीलिए प्राइमरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स। सपोज दैट कि कॉटन का प्लांटेशन करना है तो उसके लिए नेचुरल चीज़ों की भी जरूरत है, जैसे रेनफॉल, सनसाइन एंड क्लाइमेट, क्योंकि इसके बिना उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, उसका ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। हम नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी दे रहे हैं, लेकिन बेसिक जो ग्रोथ है कॉटन का वो सारा नेचर से कनेक्टेड है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता, इसीलिए प्राइमरी कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द केस ऑफ एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर। द प्रोडक्ट हियर मिल्क इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। मिल्क जो है तो मिल्क नेचुरली नेचर ने हमें दिया है बाय एनिमल्स के थ्रू हमें मिलता है, तो इसीलिए मिल्क जो है यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट है। तो उस प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा वर्क जो डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है और हम सिर्फ अपना एक्टिविटी देते हैं और उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने यूज करते हैं, इसीलिए प्राइमरी है। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर कहते हैं।
नाउ अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। बेसिकली इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। खैर ये तो एक एग्जांपल है, अदरवाइज इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी सेक्टर। सपोज दैट हमने प्राइमरी सेक्टर में वीट का प्रोडक्शन किया, उसके द्वारा हम फ्लोर वगैरह आटा बनाते हैं, उसको यूज करते हैं। अब इससे भी डिफरेंट तरह के, सपोज दैट आटे से ब्रेड बनाया, ब्रेड से और डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाई, ये मात्र एक एग्जांपल हो सकता है। तो जितने लेवल पर इसको मैन्युफैक्चर करते जाएंगे तो ये सारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। डेट मीन्स बहुत सारे, पहले भी मैंने जैसे बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, डेट मीन्स उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको और वैल्यूएबल बना देते हैं, इसीलिए ये सेकेंडरी सेक्टर है। तो सेकेंडरी सेक्टर या जो आप कह सकते हैं फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। जितने कंस्ट्रक्शन वर्क हैं सभी सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर के। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करके और डिफरेंट तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे शुगर कैन से शुगर बनाना, फिर शुगर से डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। सो हर लेवल पर इसमें मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा। वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इसका मतलब है जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं, ये आप समझ जाइए, तो सभी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। सेकेंड पॉइंट देखिए, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू मेड इन अ फैक्ट्री और वर्कशॉप और एट होम एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। इसमें बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है प्राइमरी नहीं होता, ह्यूमन मेड होता है, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू बनता है। इसलिए हाँ, इसमें प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें हैं उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। इसलिए जैसे आयरन ओर से हम डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो सभी सेकेंडरी एक्टिविटी में आएंगी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आएंगी या मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी। थर्ड पॉइंट देखिए, दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेट केम अप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। चूंकि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री सेटअप हुई है जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इसीलिए ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और सभी इंडस्ट्री में नो डाउट कि इस मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एग्जाम्पल देखिए, शुगर और गुड़ इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर कैन। शुगर कैन से हम शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। तो शुगर कैन जो है बेसिकली वो प्राइमरी सेक्टर से हमने उसको लिया है और उसको हमने चेंज कर दिया है, क्या बनाने के लिए, शुगर और गुड़ बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, और अर्थ का हम यूज करते हैं ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए। फिर ब्रिक्स से हम डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। डेट मीन्स हर लेवल पर उसमें सेकेंडरी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज, तो हमने अर्थ से हमने ब्रिक्स बनाए, ब्रिक्स से हम हाउसेज बनाए, तो ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट हैं। तो इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, इसको याद रखेंगे, सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि टर्शियरी सेक्टर जो है किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। और बिना टर्शियरी सेक्टर के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता। एक टाइम था जब मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी कम है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है और उसके बाद टर्शियरी सेक्टर है। लेकिन टर्शियरी सेक्टर में कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, और आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। सो इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स। फर्स्ट पॉइंट देखिए, दीज आर द एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली किसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। सिंपल से समझिए, बहुत सारे एग्रीकल्चर में हम ट्रैक्टर्स वगैरह यूज करते हैं या और बहुत सारे फर्टिलाइजर वगैरह जो कि सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट्स हैं। बट अगर कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू इन दोनों सेक्टर को सपोर्ट न किया जाए प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो इनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट देखिए, दीज एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जैसे मैंने बताया कि किसी गुड्स वगैरह का प्रोडक्शन इसमें नहीं होता, बट ये प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं।
कैसे सपोर्ट करते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। सिंस दीज एक्टिविटीज ग्रांटेड सर्विसेज रेदर देन गुड्स, द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। चूंकि इसमें प्रोडक्शन नहीं होता, सर्विस यानी कि सेवा प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, goods that are produced in the primary sector need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. Banking, example in banking देखिए, borrowing money from the banks. Suppose that कि इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ, अगर उसको टाइम पर मार्केट में न पहुंचाया जाए तो उससे क्या असर पड़ेगा। अगर सपोज दैट कि कोई फार्मर जो है टोमेटो का प्रोडक्शन करता है, अगर उसको टाइम से कोल्ड स्टोरेज तक न ले जाया गया तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर बेसिकली फाइनेंस करता है, किसान को पैसे प्रोवाइड करता है जिससे उसका एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होता है। कोई ट्रेडर से उसको पैसे की जरूरत होती है, बैंकिंग सेक्टर में जाएगा जिससे उसका ग्रोथ हो सकता है। पर्सनली किसी व्यक्ति को सपोज दैट फाइनेंस पैसे की जरूरत है तो बैंकिंग सेक्टर हेल्प करता है। सो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में बन रहा हो चाहे प्राइमरी सेक्टर में, तो इसके वगैरह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका रोल बहुत बड़ा है। तो इसमें बेसिकली एग्जांपल में ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगी। तो बेसिकली अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को डिस्कस किया। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं या रिलेटेड सेक्टर, इसमें फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एग्रीकल्चर इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर, जितनी सेकेंडरी एक्टिविटी है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है वो सभी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। थर्ड सेक्टर टर्शियरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, और इसका मेन काम क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करना, सर्विस प्रोवाइड करना थ्रू बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार पेपर में एग्जांपल्स भी लिखने को आ जाते हैं, सो आगे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है देखते हैं जरा। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दो इंटरप्राइजेज और प्लेसेज ऑफ वर्क वेयर द terms of employment are regular and people have assured work। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि वैसे प्लेस जहां पर लोग जो काम कर रहे हैं वहां पर रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। डेट मीन्स वर्किंग आवर पहले से डिसाइड हैं, उनको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल लीव उनको वगैरह मिलता है, और ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइज है। जितने वर्क से रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन है वो सभी यहाँ फॉलो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉ सच एज फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट। जैसे मैंने बताया सारे रूल रेगुलेशन यहाँ फॉलो होते हैं, कितना देर काम करना है, सैलरी कितनी पे की जाएगी, इसमें हॉलीडे जो होगा उसमें छुट्टियाँ दी जाएंगी, सिक लीव दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें तो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज, वाई? बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। Workers get several benefits from the employers like paid leave, payment during holidays, medical, provident fund, etc. That means हर तरह की जितने एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सभी इसमें मिलती हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइज है। सारे रूल रेगुलेशन इसमें फॉलो किए जाते हैं। अगर सपोज दैट एक्स्ट्रा वर्क लिया गया तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। इसमें आमतौर पर किसी भी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ और भी रूल्स रेगुलेशंस हैं और की पॉइंट्स हैं जिसको हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिकली सभी वर्कर्स की जॉब जो होती है सिक्योर होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उनको कभी भी निकाल सकता है। सेकंड पॉइंट, वर्कर्स गेट रेगुलर मंथली सैलरी। इनको मंथ के लास्ट दिन रेगुलर सैलरी मिलती है और फिक्स सैलरी मिलती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हियर। यहाँ पर सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जैसे फैक्ट्री एक्ट के जितने रूल्स रेगुलेशन हैं, वर्कर्स के क्या राइट होने चाहिए, सभी को फॉलो किया जाता है। वर्कर्स गेट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड और पेड लीव इनको मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है, और भी जितने फेस्टिवल्स आते हैं उसकी हॉलीडे वगैरह इनको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट,
वर्किंग आवर्स आर फिक्स ईयर, यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो होता है फिक्स होता है, और अगर कभी ज़्यादा उनको वर्क करने की जरूरत पड़ी तो उसको ओवर टाइम में काउंट किया जाता है, उसके लिए अलग से पे किया जाता है। डैट मीन्स यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं जो उसको फॉलो किया जाता है। जैसे सपोज दैट इसमें वर्कर्स का सिलेक्शन हो गया, उसका पेमेंट, वर्किंग आवर्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो भी हम ऊपर देख चुके हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग कंडीशन आर फेवरेबल। यहाँ पर वर्किंग कंडीशन जो है वो फेवरेबल होता है। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस वर्कर को दिया जाए या कुछ भी। डैट मीन्स इस पर हर वर्कर जो है आसानी से काम कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की, अब हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो नो डाउट कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अपोजिट है। देखते हैं इसको। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते। दैट मीन्स इसका ओनर कोई लैंडलॉर्ड या कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई मैनेजर इसका मालिक हो सकता है, और इसके यूनिट्स अलग अलग होते हैं और छोटे छोटे हो सकते हैं, और इसमें बेसिकली डेली वेजेज वर्कर इसमें काम करते हैं या अनस्किल्ड पर्सन इसमें काम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। सो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। रूल रेगुलेशन हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूल रेगुलेशन बने हुए हैं वो इनके लिए भी हैं, बट आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। डैट मीन्स अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता, इसका मतलब है कि जो वर्कर्स हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड नॉट रेगुलर्स। बेसिकली यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो लो पेड हैं। डैट मीन्स इनको पैसे काफ़ी कम दिए जाते हैं और रेगुलर नहीं है, जब चाहे मालिक जो है वर्कर्स को निकाल सकता है। देयर इज नो प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम का कोई प्रोविजंस नहीं है। अगर वर्कर्स काफ़ी देर काम भी करता है फिर भी उसको पेमेंट उतना ही किया जाता है। पेड लीव, हॉलीडेज लीव ड्यू टू सिकनेस। अगर सपोज दैट इसमें वर्कर बीमार हो गया और किसी कारण से अगर वर्क पे नहीं आता है तो उसके पैसे आमतौर पर काट लिए जाते हैं। कोई पेड लीव उसको नहीं है, कोई हॉलीडेज लीव उसको नहीं है। डैट मीन्स अगर वो वर्क करने आएगा, काम करने आएगा, जितना दिन काम करेगा उतने दिन की उसको पेमेंट की जाएगी, अदरवाइज नहीं। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर एज पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट रीजन। ये बेसिकली ये जो एम्प्लॉयमेंट है सिक्योर नहीं है, और अगर कभी भी सपोज डेट उनको जॉब छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, या कोई लैंडलॉर्ड या जो उसका मालिक है उससे कोई झगड़ा हो गया तब भी उनको निकाला जा सकता है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। कुछ और इसके की पॉइंट्स देखते हैं। वर्कर्स डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी नहीं है जैसा कि हमने बताया। सेकंड पॉइंट, वर्कर्स गेट डेली वेजेज। डेली वेजेज पर है। अदरवाइज नो वर्क नो पे। अगर वह काम नहीं करेगा तो कोई पेमेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर सपोज डेट बीमार हो जाता है, अगर काम पर नहीं आता है तो उनको पेमेंट नहीं किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड हियर। यहाँ पर रूल रेगुलेशन को आमतौर पर फॉलो नहीं किया जाता। वर्कर्स डू नॉट गेट एनी सच बेनिफिट्स। ऊपर जितने हमने बेनिफिट डिस्कस किए वो यहाँ इसमें नहीं मिलते। वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स हियर। वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। समटाइम्स वर्कर्स वर्क फॉर 10 to 12 आवर्स स्ट्रेट। कंटिन्यू कई बार ऐसा होता है कि 10 से 12 घंटे तक काम करते रहते हैं। देयर आर नो फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। कोई फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स नहीं है जो इसको यहाँ पर फॉलो किया जाए। एंड वर्किंग कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। तो अगर इस तरह से वर्कर्स को बेनिफिट नहीं मिलता, डैट मीन्स वर्किंग कंडीशन यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। तो अभी हमने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की, उसके की पॉइंट्स को डिस्कस किया। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पब्लिक सेक्टर। इसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर। आखिर व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर क्या है? दिस सेक्टर एम्स एट इंक्रीजिंग द फैसिलिटी फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसका मेन पर्पज है पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि एक्चुअली पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसका मेन पर्पज क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट और कंट्री। सो द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। इसमें सारी चीज़ें बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर में होती है और सारी सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एंड जितने रूल रेगुलेशन है इसके रिगार्डिंग, उसका डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है। सो द डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो दिस सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, health, food and security to the people.
एजुकेशन, जितने गवर्नमेंट्स स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, सब इसके पार्ट हैं। फूड सिक्योरिटी जितना गवर्नमेंट चलाती है, सब इसके चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हो, सब इसके पार्ट हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स जैसे दिया है इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस फोर्स, डिफेंस, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में हैं। और जितने बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में हैं, नो डाउट कि उनका पर्पज़ ही है कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और लोगों का वेलफेयर। सो पब्लिक सेक्टर जो है बेसिकली ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है और इसका मेन पर्पज़ क्या है, फैसिलिटीज फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड कंट्रीज डेवलपमेंट ऑल्सो। नाउ अब डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर। ध्यान रखना कि कई बार पेपर में भी इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है, सो इस हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर। व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? सो दिस सेक्टर एम एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मेन पर्पज क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। डेट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट है तो कोई इंडिविजुअल इसका मालिक हो सकता है और अपने प्रॉफिट के हिसाब से वर्कर्स को और ज़्यादा ला सकता है या उनको बाहर भी कर सकता है, जो कि हमने ऑर्गेनाइज और ऑनराइज सेक्टर में बात की। The ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individual और कंपनीज। इसमें सारे डिसीजन हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर में सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, जबकि इसमें सारे डिसीजन जो है कोई इंडिविजुअल लेता है या कोई कंपनी ले सकती है। The decisions regarding production and distribution are taken by owners और मैनेजर ऑफ द कंपनी। आमतौर पर इसमें सारे डिसीजन जो फैक्ट्री का ओनर है या बिजनेस का जो ओनर हो सकता है और जो पर्टिकुलर कंपनी हो सकती है वो सारे डिसीजन लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल। आमतौर पर ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर का काम है। एंड इसका एग्जांपल में टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसके अलावा जितने भी आपको लग सकता है प्राइवेट सेक्टर के जो भी फैक्ट्रीज हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो बेसिकली इस लेसन में हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का डिस्कस किया। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिस्कस किया एंड एट लास्ट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक इसके की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आप लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।